तो गाइस जैसे अभी मैं बता रहा हूँ हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा गाइस क्या होता है, जैसे ये अपना हार्ट है, यहाँ से पल्मोनरी वेन होती है, लंग्स होता है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो पूरा जो है पूरा पंपिंग इफेक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। तो ब्लड जो है बैक फ्लो करता है और यहाँ पे पूरा लंग में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, एल्वेलाई में। तो इसकी वजह से क्या होता है, गैस एक्सचेंज हैम्पर होती है। जब गैस एक्सचेंज हैम्पर होती है ना गाइस, तो क्या होता है, गैस एक्सचेंज हैम्पर होने की वजह से क्या होता है, बंदा रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाता है ना, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है, वो टाइप 1 भी हो सकता है और टाइप 2 भी हो सकता है। लेकिन गाइस अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा जैसे मैं बता रहा था, तो यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है इन द लंग, रिजल्ट इन गैस एक्सचेंज दैट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी फेलियर। अभी गाइस ये एलवीएफ के कॉज क्या क्या होते हैं, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, टॉक्सिक इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, अल्कोहल इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, वाल्वुलर हार्ट डिजीज और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मेनली तो एलवीएफ की वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है। पर ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो एलवीएफ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है। अब ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है इसके, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के, तो इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, फीवर हो गया, अनीमिया हो गया, बेरी बेरी डिजीज हो गया, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, कार्डियक एरिथमिया हो गया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो गया गाइस, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव सॉल्ट एंड फ्लूइड इनटेक हो गया, स्ट्रेस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, स्टेरॉयड, एनएसआईडी, निगेटिव आइनोट्रॉप जैसे सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अनलोडिपिन, निफेडिपिन वगैरह, वेरापामिल, डेल्टियाजम और बीटा ब्लॉकर। तो ये सब क्या है, ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं पल्मोनरी एडिमा सेकेंडरी टू एलवीएफ। उसके बाद गाइस सिम्टम इसमें क्या करेंगे, बंदे में गाइस क्या होगा, ब्लड अच्छे जाएगा नहीं तो फैटिग होगा, ऑक्सीजन भी उसमें गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा, डिजनिया ऑन एक्सर्सन होगा, ऑर्थोपनिया रहेगा, क्योंकि जैसे ही बंदा जब सोएगा ना तो पूरा फ्लूइड ग्रेविटी की वजह से शिफ्ट हो जाएगा लंग में। तो क्या होगा, उसको क्या होगा और दिक्कत होगी, उसको तो सांस लेने में उसको और दिक्कत होगी। जैसे ही बंदा उठेगा खड़ा होगा तो उसका सांस लेने में दिक्कत जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप फ्लूइड पूरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा ग्रेविटी की से। उसके बाद सिंकोप होगा, इसी के लिए वो प्रॉप टॉप पोजीशन पे रखते हैं, ताकि जो है इनमें ब्रेथलेसनेस इसकी वजह से कम हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। सिंकोप होगा, पाल्पिटेशन, एंजाइना मिल सकता है गाइस पेशेंट में। साइन यहाँ पे क्या होगा, बायलेटरल पेडल एडिमा मिलेगा, बायलेटरल पेडल एडिमा, एसाइटिस, एलिवेटेड जेबीपी, हिपैटिक कंजेशन, हिपैटोस्प्लेनोमेगली और बायलेटरल बेसल क्रेप्ट अपने को मिलता है गाइस लंग में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग सीबीसी कराएंगे तो अनीमिया में भी अपने को ही मिल सकता है, ईसीजी में अपने को इस्केमिक चेंज दिखेंगे, कार्डियक बायोमार्कर करा लेते हैं जैसे बीएनपी वगैरह। तो ये सब क्या होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में सब रेज हो जाते हैं, ठीक है। आरएफटी गाइस क्रिएटिनिन, अगर किसी के क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो हो सकता है वो क्रिएटिनिन बढ़ा हो सकता है, तो हो सकता है किडनी फेलियर की वजह से उसको पल्मोनरी एडिमा हो, ठीक है। तो ये हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी क्या होता है, एलवीएफ हो सकता है पेशेंट में, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है पेशेंट में। थायरोटॉक्सिकोसिस में किसी पेशेंट को एलवीएफ हो सकता है, वो जाके पल्मोनरी एडिमा आगे सकता है, तो इसी को T3 T4 और T6 कराते हैं। 2D को में देख लेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन गाइस कितना है। ये एक्सरे में क्या होगा, यहाँ पर बायलेटरल फ्लैसी अपीयरेंस मिलता है, लोअर लंग्स रीजन में बायलेटरल फ्लैसी अपीयरेंस मिलता है। पर एआरडीएस और वायरल निमोनिया या फिर एओसिनोफिलिक निमोनिया में मिल सकता है। पर कोई भी पेशेंट अगर एक्यूट ब्रेथलेसनेस के साथ में आता है विथ फ्लैसी चेंजेस इन द लोअर लंग्स, तो बेसिकली साइन होता है मेनली एलवीएफ का, ठीक है। ये उसके बाद गाइस ट्रीटमेंट में हम लोग एबीसी मेंटेन करेंगे, पेशेंट के प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखेंगे तो ब्रेथलेसनेस उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी शिफ्ट की वजह से। O2 हम लोग गाइस देंगे, पहले नेजल कॉन्डुस देंगे, नहीं कंट्रोल हुआ तो फेस मास्क देंगे, उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो बाईपैप देंगे। तो वहाँ पे CO2 को हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि कभी कभी इसमें CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाईपैप पे रखते हैं पेशेंट को। CO2 बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है तो बाईपैप को रखते हैं पेशेंट को। और ABG भी गाइस हम लोग पेशेंट का कर सकते हैं, है ना। अगर बीपी गाइस इंक्रीज है तो एनटीजी इन्फ्यूजन देंगे, तो एनटीजी 50 mg हम लोग देंगे, 250 ml एनएस में डाल के देंगे, 3 to 4 ml पर आवर के हिसाब से देना अपने को। उसके बाद गाइस लाइजिक्स हम लोग 40 mg IV स्टेट देंगे या फिर 80 mg IV स्टेट दे देंगे। तो ये क्या होगा, पानी निकाल देगा, तो पानी निकालेगा तो एडिमा गाइस उसका कम हो जाएगा, तो ब्लडनेस कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है लाइजिक्स, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में, ठीक है। सिम्पैथोमाइमेटिक गाइस ड्रग देंगे, अगर बीपी उसका बहुत ज़्यादा कम है तो हम लोग एनटीजी इन्फ्यूजन नहीं देंगे, तो एनोट्रॉपिक देंगे, जैसे डोब्यूटामीन हो गया तो 2.5 to 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से देंगे, ऐसे डोपामीन भी देंगे, ठीक है। और उसको फॉस्फोट्रेज डाइस्ट्रेज फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर गाइस आती है, तो इसमें मिलिनॉन करके ड्रग आती है, तो इसमें 50 माइक्रोग्राम पर केजी IV ओवर 10 मिनट के हिसाब से देंगे, ठीक है। और बीपी अगर गाइस बहुत ही ज़्यादा लो है
तो हम लोग नॉन एपिनेफ्रिन भी चला सकते हैं पेशेंट में, नॉन एपिनेफ्रिन भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग दे देंगे पेशेंट में, इसका भी इन्फ्यूजन चला सकते हैं अगर बीपी बहुत ज़्यादा लो हो तो। उसके बाद डायूरेटिक में हम लोग गाइस यहाँ पे जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला तो टैबलेट के फॉर्म में रखेंगे तो हाइड्रोक्लोरथायजाइड 12.5 टू 25 mg देंगे, और फ्लोरोसिमाइड हम लोग दे सकते हैं 40 mg। पर ये दोनों को हम लोग किसके साथ देना है, या तो इसको या तो इसको, मतलब दोनों में से एक ही देना है। किसके साथ में, स्पाइरोलैक्टोन के साथ में होगा 25 mg। ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, तो कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है, अगर ए या फिर ए सिंगल लेंगे तो पोटेशियम लॉस हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको हाइपोकलीमिया हो गया पेशेंट में, इसीलिए हम लोग स्पाइरोलैक्टोन को साथ में ऐड करते हैं तो 25 mg, ठीक है। तो बेस्ट होता है लेजिक्स 40 mg को स्पाइरोलैक्टोन को 25 mg के साथ ऐड करके देते हैं अपन। इसके साथ गाइज हम लोग ACE/ARB इनहिबिटर हम लोग गाइज देते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जैसे इसको कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। ARB जैसे टेलमिसाल्टन, वालसाटन, ये सब हम लोग देते हैं। तो ये क्या करती हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल रीमॉडलिंग होती है उसको स्टेबलाइज करती है और प्रिवेंट करती है कार्डियक डायलिटेशन को। उसके बाद गाइज हम लोग अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट, शुरू में नहीं देंगे इसको, पर धीरे धीरे करके हार्ट रेट को हम लोग डिक्रीज करने वाली हम लोग ड्रग देंगे, जैसे बीटा ब्लॉकर, जैसे मेटाप्रोलॉल हो गया, प्रोपेनोलॉल हो गया। तो हार्ट रेट कम करेंगे तो हार्ट कम काम करेगा, तो धीरे धीरे करके वो कार्डियक डायलिटेशन वो प्रिवेंट होगा उसमें, ठीक है। तो उसके बाद गाइज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन भी हम लोग करेंगे, पेशेंट को देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पेशेंट में। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दी पल्मोनरी एडिमा।